जय हिंद टू ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि टीओ और एटीओ के लिए हमने मेन सीरीज शुरू की है और डेली बेसिस में हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हाउ टू राइट ये भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, राइट, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप हमें फॉलो कर रहे होंगे। तो देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट में जब आप पोर्टल खोलते हैं टीओ और एटीओ वाला, तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे अपनी जो भी क्वेरी है वो हम तक पहुँचा सकते हैं। तो जैसे कि जो पिछला क्वेश्चन था वो था कि वी हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल हेड। सो इज इट राइट दैट प्रेसिडेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज मेयरली अ नॉमिनल हेड? यानी कि ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है वो संविधान का मुखिया होता है, परंतु फिर भी उसे कहीं ना कहीं जो दर्जा उसका है, वास्तविक दर्जा जो उसका है, वो प्रधानमंत्री से नीचे है। यानी कि राष्ट्रपति केवल एक नॉमिनल हेड है, जो रियल हेड है, जो वास्तविक मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो सिस्टम हमारे संविधान में है, क्या ये सही है? इस पर आपको कमेंट करना है, राइट। तो कमेंट का मैंने आपको बता रखा है, आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं और नेगेटिव जो करते हैं उसको पॉजिटिव भी आपने करना है, उसका एक सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो मैंने हमेशा कहा आपको, जब भी कोई संवैधानिक पद होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग आप कोशिश करिए कि उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको आप प्लीज जरूर मेंशन करिए, राइट। उससे आपके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इंट्रो में मैंने हमेशा कहा है सिंपल रखेंगे। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 52 में आता है, ये आपके सामने देख पा रहे होंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में आप देख पाएंगे, जिसमें लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यहां से हमें पता चलता है। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें जो बात की जा रही है, जो नेक्स्ट स्लाइड आपको मिल रहा है, उसमें मिल रहा है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बता रखी है वो बता रखी है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। स्टेट को यहाँ आप राज्य से समझेंगे, राज्य मतलब देश। देखिए, बहुत सारे जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक होता है स्टेट। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो समझते हैं जैसे हमारा हरियाणा एक स्टेट है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा एक स्टेट है। पर देखिए, एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन होती है, वहां पर देश के लिए हम ज्यादातर स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। देश के लिए हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर हम देश को कंट्री कहते हैं। तो मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, बस इतना याद रखेंगे कि यूनिवर्सली हम जो एक टेक्निकल टर्म होता है वो देश के लिए हम स्टेट कहते हैं। स्टेट की जब मैं पॉलिटी के जो मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें बहुत जल्द मैं स्टेट क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप जरूर उनको भी लॉग इन करिएगा, उनको भी फॉलो करिएगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टेट का मतलब होगा देश, और जब भी मैं स्टेट्स लिखूंगा, इसको प्लूरल बनाऊंगा, तब आप समझ जाइएगा मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह से। तो याद क्या रखेंगे? स्टेट की बात कर रहा हूँ तो देश की बात कर रहा हूँ, और स्टेट्स लिखूंगा तब मैं कहूंगा राज्यों की बात कर रहा हूँ, या मैं स्टेट के आगे किसी स्टेट का नाम लिख दूंगा तब आप उसे स्टेट समझ लीजिएगा, जैसे हरियाणा स्टेट, उत्तराखंड स्टेट, इस तरह से। ठीक है, परंतु स्टेट में आप क्या समझेंगे? केवल देश। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राष्ट्रपति को कहता है कि हेड ऑफ अ स्टेट, यानी कि ये तो संविधान ही कहता है हेड ऑफ अ स्टेट, यानी कि देश का मुखिया होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे वहाँ सरकार होती है उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, राइट। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ मैं लिख रहा हूँ देश को और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ सरकार को, तो आप मुझे बताइए, देश सरकार को चलाता है या सरकार देश को चलाती है? तो इसका मुझे उम्मीद है आप सभी जो इसका आंसर देंगे वो कहेंगे सर, सरकार देश को चलाती है, सरकार देश को चलाती है, राइट। तो अब आप मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं, अब गाड़ी में जो ड्राइवर सीट में होता है वही ड्राइविंग कर रहा है ना, तो वो अगर गलत ड्राइविंग करेगा तो सबको नुकसान होगा, और वो अच्छी ड्राइविंग करेगा तो सेफली सब घर पहुंच जाएंगे, राइट, जो भी उनका डेस्टिनेशन है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज तो देनी पड़ेंगी क्योंकि वो चला रहा है। तो यही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होगा, क्योंकि जो चला रहा है, सरकार का जो मुखिया है वो है प्रधानमंत्री, तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं वास्तविकता के आधार पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और एक और इसका कारण है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं।
देखिए, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी का सिंपल सा उदाहरण होता है, सिंपल सा मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, लोगों का प्रतिनिधित्व कितना है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, हम जो आम लोग हैं वो अपना जो एक कानून बनाने का हमारा जो अधिकार है उसको वोट के माध्यम से किसी और को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि हमें और भी तो काम करने हैं, नौकरी करनी है, घर संभालना है ना, बच्चे पालने हैं, इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कानून बनाएं। हम अपने भरोसेमंद व्यक्ति को अपने वोट द्वारा अपनी जो कानून बनाने की शक्ति है वो दे देते हैं, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, मतलब लोकतंत्र में जो भी होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मुझे बताइए, अगर मैं चुनाव की बात करूं, अगर एक तरफ मैं लिखूं प्रधानमंत्री और एक तरफ लिखूं राष्ट्रपति, पी मतलब प्रेसिडेंट, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, यहां पर आपको पता है 18 या 18 साल से ज्यादा कि जो उम्र के व्यक्ति हैं, चाहे औरत है, आदमी है, जो भी है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो वोट करता है। परंतु वहीं राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें आपको पता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्यों की विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब आप देखेंगे प्रतिनिधित्व ज्यादा पीएम करता है, ना कि राष्ट्रपति। तो इस आधार पे भी लोकतंत्र में हम उसको ज्यादा शक्ति देंगे जिसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, एक आसान शब्दों में मैंने आपको बता दी है। तो देखिए यहाँ पर जो थ्योरी में आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है वो ज्यादातर, क्योंकि हेड ऑफ अ स्टेट है, तो उसको सेरेमोनियल ड्यूटीज में ज्यादा इंगेज किया जाता है। सेरेमोनियल ड्यूटीज मतलब होता है ऐसे कर्तव्य जो जरूरी होते हैं। मतलब जैसे कि कोई किसी अन्य देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है, तो ये ड्यूटी होनी चाहिए हमारे राष्ट्रपति की कि वो वहाँ जाके उसे एक अच्छा सा ऑनर दे, उनको अपने साथ लाएं, उनका स्वागत करें। दूसरा है जो भी बड़ी बड़ी नियुक्ति होती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होते हैं, इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति का होना ज़रूरी होता है। इस तरह के जो सेरेमोनियल ड्यूटीज़ होती हैं उसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। ठीक है, परंतु जो मेन पावर है वो मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों होती है। और देखिए यहाँ पर यही बात बता रहा है, ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, दिन भर जो भी डे टू डे हो रहा है, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आटा महंगा हो गया, ये हो गया, या इन्फ्लेशन नीचे है, मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है वो कम हो गई है, ये हम राष्ट्रपति को नहीं कोसते हैं, ये हम सरकार को कोसते हैं। और सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स बिग पावर, और इसको भी उल्टा भी कह सकते हैं, बिग पावर ब्रिंग्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो इसीलिए जो है प्राइम मिनिस्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर वो अकाउंटेबल, जिम्मेदार किसके लिए होते हैं? पार्लियामेंट के लिए। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब हम ही तो हुए, हमारे द्वारा चुने हुए लोग वहां पहुंचे हुए हैं, हमें नहीं तो भेजा उन्हें। यानी कि प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? हमारे प्रति, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो वो जनता का ज्यादा करते हैं, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इलेक्शन के आधार पे। तो इलेक्शन के आधार पे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, राइट, इसीलिए पावर है। तो यहां तक देखिए कितना आसान होता है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में आप देखेंगे कि हम कहेंगे जो संविधान में बातें बताई हैं, यानी कि राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं थोड़ा कम रखा गया है, जो वास्तविक शक्ति है, जो रियल पावर है, वो प्रधानमंत्री को दी है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र की मांग है। हमारे वहाँ राजशाही मोनार्की नहीं है, हमारे वहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। ठीक है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए एटीओ के जो है, आपको पता है 3 पेपर होते हैं, और तीनों की हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है, जो बहुत हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसके द्वारा बनाए गए हैं। और एक में आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो टोटल आपके 10 30 हो गए। तो आप इसे अटेम्प्ट करिए, और देखिए अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जब आप पेपर देके आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू हमारी पता चलेगी, राइट। और ये पर जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999, और अगर आप इसका कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर जो है 1 से 8 का डिस्कशन मिलेगा, जो हमारी वेल क्वालिफाइड जो मैम है अकाउंट्स की, वो आपको इसमें डिस्कशन करेंगी, राइट। और इसमें हमारी मोनोपोली है, किसी और चैनल में आपको कहीं नहीं मिलेगा डिस्कशन, राइट। और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे
जो कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से जो भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये सब सारे के सारे आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपको नोट्स राइटिंग में समय ना बीते आपका, क्योंकि इतना समय है नहीं। क्योंकि देखिए एग्जाम इज ऑल अबाउट वॉमिटिंग। एग्जाम क्या होता है, एक उल्टी करना होता है, यानी कि आपने जितना यहाँ बैठाया है उसको बाहर निकालना होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप कितना अच्छा नोट्स बनाते हैं ये नहीं देखा जाता है, ठीक है। मतलब देखा जाता है पर कितनी अच्छी राइटिंग है क्या है वो नहीं। इट्स ऑल अबाउट यहाँ कितना है आपके, जितना आप इसको वॉमिट करेंगे उतना आप मेरिट में आएंगे, राइट। और यहीं पर मैं आगे बताना चाहता हूँ एक और कोर्स हमारा प्रीमियम लेक्चर का है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इट विल कॉस्ट यू 2999। देखिए हमने बजट फ्रेंडली बनाया है, जिससे कि आप पे ज़्यादा बर्डन ना आए। और आप देख पा रहे होंगे चाहे नोट्स इंग्लिश में आ रहे हैं आपको, पर कोशिश की जा रही है कि हिंदी में ज़्यादा बोला जा रहा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि बोथ ऑडियंस को हम कवर कर पाएँ, राइट। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें डेली अपडेट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है। तो आपने इसमें लॉगिन करना है और जो भीड़ है उस भीड़ के साथ चलना है, पीछे नहीं होना है, राइट। और यहाँ पर जो है, जो कल का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज एडेड बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर दे रियली प्लेइंग हेल्पफुल हैंड इन द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जोड़ने के पीछे कारण ये था कि जो न्यायपालिका पे जो अत्यधिक जो जिम्मेदारी आ रही थी, एक्सेस बर्डन आ रहा था, उसको कम करने के लिए जोड़े गए थे। तो क्या वर्तमान में ये अपना जो इनको कर्तव्य दिए गए हैं ट्रिब्यूनल्स को, क्या ये कर पा रहे हैं? तो उसमें आपको कमेंट करना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको। तो उससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट करिए, लॉगिन करिए, और जो चैनल है हमारा उसका जो बेल है उसको क्लिक करिए, जिससे कि कोई भी नए अपडेट्स आते हैं वो आप तक पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो यहीं से मैं लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।